तो आप क्या कर सकते हैं? जी सर, मैं दिनेश जी। आता हूँ जी, विवेक जी के पास आता हूँ मैं। विवेक जी, आपने आलोक जी की बात भी सुनी और अधीर साहब और अनिल सिन्हा जी की बात सुनी। सरकार इस चकाचौंध में कहती है कि देखिए लोग खरीदारी कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं, और पिछले हफ्ते आरबीआई की रिपोर्ट आती है कि प्राइवेट कंजप्शन बहुत कमजोर फुटिंग पे है और बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि आलोक जी ने सर्विसेज की बात की, सेवाओं की बात की। ऐसी कंडीशन है कि कोई भी एक सेवा ले रहे हैं या कोई गुड्स खरीद रहे हैं जिनकी कीमत पहले 100 रुपए थी, आज वही चीज 150 रुपए की हो गई है, तो जीएसटी इसके ऊपर एक्स्ट्रा आ ही रहा है। चीज वही है सारी की सारी। तो कमाल की बात यहां पर यह हो रही है कि जितनी चीज आप पहले खरीदते थे उससे कम मात्रा में चीज खरीद रहे हैं और कीमत उतनी ही दे रहे हैं। ये हालात इस देश के अंदर पैदा हो चुके हैं। आरबीआई का कहना सही है कि जो प्राइवेट कंजप्शन है वीक है। आरबीआई ने यह भी कहा कि रूरल कंजप्शन पिकअप नहीं कर रही है और कहीं एल नीनो का बड़ा इफेक्ट आ गया तो हालात बहुत खराब भी हो सकते हैं। और अब कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाता है। सुनते हैं कि रात को अगर आप बिजली यूज करोगे ज्यादा तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे ट्रेनों के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर जो सर्ज फेयर वाली बात होती है, तो अब ये रात के अंदर बिजली यूज करेंगे तो उसका ज्यादा आपको किराया देना पड़ेगा, यानी कि टैरिफ देना पड़ेगा। यानी कि लूट के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं और जनता कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं रोना है तो रोते रहिए, मुझे जवाब नहीं देना। आप मणिपुर पे सवाल पूछो, आप फ्रिंज एलिमेंट पे सवाल पूछो, आप नॉन स्टेट एक्टर जो कि आरएसएस ने निकाले सारे दक्षिणपंथी, उनकी बात करो। आई विल नॉट स्पीक, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। इट्स ए चैलेंज, ये चुनौती है भारत की 140 करोड़ जनता को, जिनको समझते हैं कि ये मूर्ख है सारे, 1200 साल तक मूर्ख थे, अभी भी मूर्ख है ये। विवेक जी। हाँ क्या, हाँ हेलो जी दिनेश जी, ये जो मोदी सरकार है उस पिछले 10 साल में जो कुछ भी उन्होंने किया है, उसकी जो कुछ भी ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ट्रेजेक्ट्री तो उसको कहते हैं जो नीचे से ऊपर जाता है। आप कुछ भी मान लीजिए उसको, ट्रेजेक्ट्री को हम सिंबॉलिकली उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी जो कुछ भी ट्रेजेक्ट्री है उसको अगर समझना है तो एक बेसिक फंडामेंटल, इनका जो आइडियोलॉजी का फंडामेंटल है उसको बेंचमार्क समझ कर ही आगे जा सकते हैं। इनका बेसिक बेंचमार्क है, इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है। इनको इनका इनके मन में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब एक एंड तो इन्होंने तय कर लिया है, उसके लिए जो मीन्स है वो मीन्स क्या होंगे, तो ये भी उन्होंने तय कर लिया है। उनके मीन्स है साम दाम दंड भेद। ये हर तरीके से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनकी प्रेरणा है नाजी जर्मनी और फाशिस्ट इटली, ये इनकी प्रेरणा है। मतलब इनकी किताबों में लिखा है, इनके लिटरेचर में है, इनके जो सबसे बड़े गुरु है उन्होंने लिखा है। और ये बिल्कुल आप धड़ल्ले से कहते हैं। मतलब मैंने आरएसएस के बड़े अच्छे लोगों से ये सारी बातें सुनी है कि हिटलर के किस तरह से आदर्श एक देश प्रेमी था। लेकिन इनमें और उसमें फर्क ये है कि हिटलर की प्रेरणा रिलीजन में नहीं थी। हिटलर का नेशनलिज्म वो रिलीजन, हालांकि उसमें रिलीजन का एक एलिमेंट होगा लेकिन प्रिडोमिनेंट एलिमेंट रिलीजन का नहीं था। उनका नेशनलिज्म एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हेट्रेड से बनता था, जो इनके पास भी है, जो इनका भी है। ये मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से इनका बैर है, ये दिल से उनको हेट करते हैं। और वो लिखा भी है उन्होंने कि क्रिश्चियन, मुसलमान और कम्युनिस्ट ये देश के 3 सबसे बड़े शत्रु है। ये गोलवलकर जी ने लिखा है। तो हालांकि उन्होंने अभी एडिट करके उसको निकाल दिया है, लेकिन कहीं भी मोहन भागवत ने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ये काल सुसंगत जो भी अभी उसमें नहीं है वो हमने सब निकाल दिया है। मतलब आज वो काल सुसंगत नहीं है, इसका मतलब ये है कि उस समय वो काल सुसंगत था। तो वो ये नहीं कहते कि वो गलत था, वो कहते हैं कि आज वो काल सुसंगत नहीं है। तो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कम्युनिस्ट, मुसलमान और क्रिश्चियन इस देश के दुश्मन है। ऐसा हम कभी सोचते नहीं थे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। सोचते थे उस समय, वो सही था। आज शायद वो काल सुसंगत नहीं है। वो भी
सिर्फ लिप सर्विस है, मतलब ऐसा तो दिल से तो नहीं मानते, आज भी दिल से वही मानते हैं। तो बाकी जगह भी, चाइना में भी जो डिक्टेटरशिप है उसका भी बेसिस रिलीजन नहीं है, रशिया में जो डिक्टेटरशिप है उसका भी बेसिस रिलीजन नहीं है। उसमें रिवाइवलिज्म हो सकता है, लेकिन रिवाइवलिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजन नहीं है, रिवाइवलिज्म इन द नेम ऑफ हो सकता है कल्चर हो, जैसा टर्की में है, वहां पर भी थोड़ा सा रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है ही, लेकिन एक हमारी एक पास्ट ग्लोरी थी जिसको हमें फिर से रिवाइव करना है, ये एक बेसिक एलिमेंट बाकी जगह था। और यहाँ भारत में इनका जो अल्टीमेट गोल है वो हिंदू ग्लोरी को अचीव करना है, जो पास्ट ग्लोरी ये प्रिज्यूम करते कि ऐसा कुछ था। इसलिए हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने उस ग्लोरी को अचीव करने के लिए और उस ताकत को अचीव करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, उसने जर्मनी को उस मकाम पर पहुंचाया उसके होते हुए कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश टेक्नोलॉजिकली बना। आप मोदी सरकार के पिछले 10 साल देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने, वो सिर्फ बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, लेकिन आज आप अमेरिका से हम जो आइटम्स खरीद रहे हैं उनकी एक लिस्ट आई थी बीच में, वो लिस्ट पढ़ने के बाद उसका तो हम सिर पैर कुछ भी नहीं समझ सकते, वो इतनी पेचीदा है, इतनी मुश्किल है समझने में। तो वो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने 50 साल पहले डेवलप की थी वो आज भी हमारे पास नहीं है। तो आपको अगर एक बहुत दुनिया का सिरमौर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आपने फिर क्या किया है, आपके मीन्स क्या है, आपने क्या इस देश को टेक्नोलॉजिकली सुपर पावर बनाया है? पिछले 10 साल में क्या हुआ है? आप देखिए पर कैपिटा इनकम, डेट टू जीडीपी रेशियो, इन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद 10 साल में इन्होंने जो कर्जा लिया है, तो वो ऐसा ऐसा कहते हैं कि करीब करीब 100 लाख करोड़ से कर्जा इस देश के ऊपर बढ़ा है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो देखिए, पर कैपिटा इनकम आज हमारा बांग्लादेश से भी, बांग्लादेश का कोविड की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन वो फिर से ऊपर जाने वाला है, इस तरह के आसार है, इस तरह के रिपोर्ट्स है, हमसे ज्यादा है बांग्लादेश का। मैं आपके आंकड़ों को रिवाइज कर देता हूँ। 65 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्जा था। एक्चुअली इंसिडेंटली ये सारे डेटा मेरे चैनल से निकले थे दिसंबर महीने में और बाद में पूरे वायरल हुए हैं। आलोक जी भी इस बात को उनको मालूम है। अब ये डेटा 155 लाख करोड़ नहीं है सर जी। अब ये डेटा 31 मार्च 2024 को, क्योंकि जो लोन लेना इस साल का जो डेट है बोरोइंग वो तय हो चुकी है ऑलरेडी, ये 173 लाख करोड़ है सर। तो आप 18 लाख करोड़ इसमें 100 लाख करोड़ में और जोड़ लीजिए तो वो 65 सालों में 55 लाख करोड़ है और 10 सालों में 118 लाख करोड़ है सर। अब 100 को रिवाइज करके 118 कीजिए तो टोटल 173 लाख करोड़ है सर आज का डेटा जी। तो इससे क्या दिखता है? इससे ये दिखता है कि वेल्थ जनरेशन नहीं हो रहा है। वेल्थ जनरेशन अगर होता तो इतना कर्जा नहीं लेना पड़ता, और वेल्थ जनरेशन तभी होता है जब टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। आप सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर के बदौलत इस देश को एक इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बना सकते। आपका सिर्फ सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर ठीक से चल रहा है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है, बाकी सेक्टर से अच्छा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का क्या है? जर्मनी उस समय, मतलब हिटलर के जमाने में जर्मनी ने जो अचीव किया था उसका 1/10 भी आज आपने इस जमाने में अचीव नहीं किया है। तो आप सिर्फ हिटलर से प्रेरणा लेते हैं घृणा की, लेकिन हिटलर ने जो टेक्नोलॉजिकली जो जर्मनी के लिए अचीव किया था उसमें आप हिटलर के कहीं भी आसपास भी नहीं, आपकी कंपैरिजन भी नहीं हो सकती उससे। तो वहां उस जो लोग नाजी जर्मनी से प्रेरित थे उन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश को सुपर पावर बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इनके जो फुट सोल्जर्स है वो तो सिर्फ दंगाई है, वो क्या करते हैं? आप क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डेवलप करते? आरएसएस के लोग जो है, जिनकी विज्ञान की भी कोई एक संस्था है, टेक्नोलॉजी की भी संस्था है, आपके लोग कितने रिसर्च में लगे हैं? आप इस देश को एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनाने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो आपको हिंदू राष्ट्र कैसा बनाना है? इनको हिंदू राष्ट्र वो बनाना है जो टेक्नोलॉजिकली पावरफुल ना हो, जो रिलीजियसली पावरफुल हो, मतलब जिसमें हिंदू धर्म पावरफुल हो जाए, और देश की जो इकोनॉमी है उसका इनको विजन ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये पर कैपिटा जो बेसिक इंडिकेटर्स है किसी भी देश के इकोनॉमिक सुपर पावर होने के, वो है पर कैपिटा इनकम, डेट टू जीडीपी रेशियो, इस तरह के इंडिकेटर्स जो है आप मैक्रो लेवल पर बताएंगे कि हमने अभी ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है,
भाई उस देश का साइज क्या है, उस देश का पर कैपिटा इनकम है $44,000, आपका है $2,000, तो आपने उनको एब्सोल्यूट टर्म्स में पीछे छोड़ दिया है और इसका आप ढिंडोरा पीटते हैं। तो अच्छा, सामान्य जनता जो है उसको ये सब इतनी जो फाइनल डिटेल्स है उसको नहीं समझता, उसको लगता है कि हम तो ग्रेट ब्रिटेन जिन्होंने कभी हमारे ऊपर राज किया था हमने उनको पीछे छोड़ दिया। ये प्रोपेगेंडा का मशीनरी उनका, ये सारी बातें फैलाते हैं। चाहे फिर मुझसे पहले ये बताया गया कि जिन सारी बातों पर वो अपना विरोध जताते थे उन सारे मुद्दों पर वो खुद फेल हो गए, चाहे वो सिलेंडर की प्राइस हो, चाहे पेट्रोल की कीमत हो, चाहे जीएसटी हो, जीएसटी का विरोध किया था। और इस तरह से इकोनॉमी, अच्छा डिमोनेटाइजेशन आपने किया, जो इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रही थी आपके आने के 3 साल तक, बहुत अच्छे से चल रही थी, उसकी कमर आपने तोड़ दी। उसके बाद फिर जो एक अप्रत्याशित जिस तरह से वो कोविड का एक स्पेल आया, उससे और इकोनॉमी खराब हुई। अगर आप डिमोनेटाइजेशन नहीं करते तो उस समय जो इकोनॉमी खराब हुई वो कोविड के चलते और खराब नहीं होती। तो आज जो इकोनॉमी की स्थिति है उसके लिए जो भी जितनी भी अच्छी है उसके लिए मोदी सरकार से जो पहले की सरकारें थी उनको उसका क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसकी नींव रखी थी, आपने उसको कमजोर किया है। कुल मिला के बात यह है कि आप आपका जो एम है इस देश को दुनिया का सिरमौर देश बनाना, वो आप जब तक रिलीजन से प्रेरित है तब तक वो नहीं बन सकता। हाँ, नेशनलिज्म आपका अगर रिलीजन से प्रेरित नहीं है तो हो सकता है। चाइना ने क्या किया, चाइना भी नेशनलिस्ट देश है, उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया। आपने क्या किया, आपके लोग क्या करते हैं, आप जिन लोगों पर आपका दारोमदार है, जो आपके सपोर्टर्स, जो आपके काडर है, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें करते हैं। सवाल ये है कि अगर आपको देश को बहुत पावरफुल एक देश बनाना है तो रिलीजन सेंट्रिक अगर आप पॉलिटिक्स करेंगे उसमें वो कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं हुआ है कि रिलीजन को सेंटर में रख के। पाकिस्तान का क्या हुआ, वही हाल अगर ये लोग और 20-25 साल इस देश में बने रहे तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। कुल मिलाकर जब तक आपका फोकस रिलीजन है और रिलीजियस सुपीरियरिटी है तब तक आप जितनी बातें करेंगे उसमें से कुछ भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे, उल्टा आप इस देश को अधोगति की ओर ले जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट है।